अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आयनिक रेडियस पे बात करेंगे। जिस तरह आपने एटॉमिक रेडियस का टॉपिक पीछे पढ़ा था और उसमें हमने ये कहा था कि किसी भी एटम का जो रेडियस है वो एटॉमिक रेडियस कहलाता है, और उसको फाइंड करने का तरीका भी हमने देखा था कि दो साथ साथ वाले एटम जो हैं उनके न्यूक्लियसों का दरमियानी फासला निकाल के तो उसका हाफ कर लेंगे तो वो एटॉमिक रेडियस होता है। बिल्कुल इसी तरह आयनिक रेडियस की जो डेफिनेशन है वो ये है कि मिसाल के तौर पर जैसे ये आप समझ लें कि ये कोई आयन है। अब ये कैटाइन भी हो सकता है, एनाइन भी हो सकता है, मतलब इसमें कोई पाबंदी नहीं है। दोनों आयन्स का तरीकाकार यानी कि यही है कि कोई भी आयन चाहे वो कैटाइन है या एनाइन है, उसको गोल तसव्वुर करते हुए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको कि एटम के बारे में भी तसव्वुर यही है कि एटम गोल होता है, तो बिल्कुल इसी तरह आयन भी तो एटम से ही बनता है ना। सिर्फ इतना ही है कि या उसने एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देने होते हैं तो वो आयन बन जाता है, या वो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो आयन बन जाता है। इसलिए आयन के बारे में भी कंसिडर यही करना है कि वो गोल होता है। तो किसी भी आयन को गोल तसव्वुर करते हुए जो उसका रेडियस होगा उसी को हम साइंस की ज़ुबान में आयनिक रेडियस का नाम देते हैं। अब इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके समझने वाली। एक, अगर तो इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है एटम ने तो फिर वो बन जाएगा कैटाइन, तो उस सूरत में जो उसका रेडियस आप निकालते हैं उसको कैटाइनिक रेडियस कहते हैं। और इसी तरह अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और वो बन जाए एनाइन, तो उस शक्ल में जो उसका रेडियस होगा उसको हम कहते हैं एनाइनिक रेडियस। अब आपके समझने वाली बात यह है कि जो किसी भी एटम का जो एटॉमिक रेडियस होता है उसके मुकाबले में जो उसका कैटाइनिक रेडियस होगा वो छोटा होगा, कम होगा। अब ये दो लफ्ज़ गौर से सुन लेने हैं, एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस होता है एटम का और आयनिक रेडियस होता है आयन का। अब हम बात कर रहे हैं कैटाइन के रेडियस की, ठीक है। तो किसी भी एटम का जो एटॉमिक रेडियस होता है, जब वो एटम कम से कम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके तो वो कैटाइन की शक्ल इख्तियार करेगा, तो जितना उस कैटाइन का आयनिक रेडियस होगा, या कैटाइनिक रेडियस कह लें कि जितना उस कैटाइन का कैटाइनिक रेडियस होगा, वो कैटाइनिक रेडियस उस एटम के एटॉमिक रेडियस से कम होगा, छोटा होगा। मिसाल के तौर पर उसने एग्जांपल दी है कि जैसे सोडियम है जिसकी कन्फिग्रेशन ये है कि 11 उसका एटॉमिक नंबर है, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। ये जो आखिरी एक इलेक्ट्रॉन है, ये अगर एक इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज़ कर दे और वो सोडियम कैटाइन में तब्दील हो जाए जिसकी कन्फिग्रेशन फिर 2, 8 रह जाएगी, तो जो सोडियम आयन का कैटाइनिक रेडियस होगा वो उस सोडियम एटम के एटॉमिक रेडियस से कम होगा। मसलन सोडियम एटम का एटॉमिक रेडियस 186 पाइकोमीटर है, लेकिन जब वही सोडियम आयन की शक्ल इख्तियार करेगा इलेक्ट्रॉन लूज़ करके, तो उसका कैटाइनिक रेडियस 186 से कम होके 95 पाइकोमीटर रह जाएगा। बिल्कुल इसी तरह फिर उसने साथ दूसरी मिसाल भी दी है कि मिसाल के तौर पर अगर ये कोई एटम है बी और वो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन अगर हासिल कर ले और वो एनाइन में तब्दील हो जाए, तो वो जो एनाइन का एनाइनिक रेडियस होगा वो उस एटम के एटॉमिक रेडियस से बड़ा होगा जिससे आपने उसको बनाया है। जिस तरह यहाँ आपने जो कैटाइनिक रेडियस था वो उस एटम के एटॉमिक रेडियस से कम हो जाता है जिससे आपने उसको बनाया है। मसलन हमने ए एटम से ये A+ बनाया था ना, तो ए एटम के एटॉमिक रेडियस के मुकाबले में ये कैटाइन का जो आयनिक रेडियस है वो हमने देखा कि छोटा हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह ये B- को हमने B से बनाया है, लिहाजा B- का जो एनाइनिक रेडियस होगा वो इस B एटम से बड़ा हो जाएगा जिससे हमने उसको बनाया है। मिसाल के तौर पर क्लोरीन एटम, जिसका कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है और ये उसकी कन्फिग्रेशन है, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। तो अगर वो अपने वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर ले और वो क्लोराइड आयन बन जाए, तो क्लोराइड आयन जब वो बनेगा तो उसका जो एनाइनिक रेडियस होगा वो इस क्लोरीन एटम के एटॉमिक रेडियस से बड़ा होगा। मसलन क्लोरीन का एटॉमिक रेडियस 99 पाइकोमीटर है और जब वो एक इलेक्ट्रॉन हासिल करके तो वो क्लोराइड आयन बनेगा तो उसका जो आयनिक रेडियस है वो 181 पाइकोमीटर जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एनाइन का आयनिक रेडियस उस एटम के एटॉमिक रेडियस से बड़ा होता है।
अब आ जाए इनकी रीजंस कि उसकी वजह क्या है। उसकी वजह ये है कि जो कैटाइनिक रेडियस होता है वो कम क्यों होता है। जैसे आप ये देख रहे हैं कि सोडियम का 186 से कम होकर 95 रह जाएगा जब एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज करना है। तो वो कहता है कि जो डीक्रीज है रेडियस के अंदर वो है न्यूक्लियर चार्ज में इजाफे की वजह से। अब आप ज़रा गौर करें कि इसका सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 था, इसका मतलब बाहर 11 इलेक्ट्रॉन होंगे और अंदर 11 प्रोटॉन होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी 11 और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद भी 11। लेकिन जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो बाहर इलेक्ट्रॉन 10 रह जाएंगे, लेकिन अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन जो है वो 11 ही होंगे। तो यहाँ 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे थे और यहाँ 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं। तो इसका मतलब प्रोटॉन्स की तादाद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद से ज़्यादा है, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज़्यादा है। तो इस ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज की वजह से जब इलेक्ट्रॉन यानी कि लूज़ होता है तो ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज की वजह से बकाया बच जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, तो जो बकाया बच गए उन बकाया बच जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो शेल अंदर को दबते हैं और उस वजह से रेडियस में कमी वाक़या होती है। और जैसे जैसे मुसलसल इलेक्ट्रॉन का लॉस होता जाएगा, मसलन अगर एक और इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाए मिसाल के तौर पर, तो इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 9 और प्रोटॉन 11 ही रहेंगे। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 8, प्रोटॉन 11 ही रहेंगे। तो ये जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का मुसलसल यानी सक्सेसिव का मतलब लगातार मुसलसल लॉस होता जाएगा, वैसे वैसे जो है वो बकाया बच जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर प्रोटॉनों की जो अट्रैक्शन होती है वो इंक्रीज़ करती जाएगी, जिससे रेडियस में बहुत ज़्यादा कमी वाक़या होती जाएगी। अब एनाइन का साइज़ जो है वो ज़्यादा क्यों होता है? तो एनाइन का साइज़ इसलिए ज़्यादा होता है कि जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में दाखिल होगा, जैसे कि अब यहाँ क्लोरीन के दाखिल हो रहा है, तो आप ये देख रहे हैं कि क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद हैं। तो जब एक और आ जाएगा और 7 की बजाय 8 हो जाएंगे, तो वो जो पहले से मौजूद 7 इलेक्ट्रॉन हैं वो नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, क्योंकि चार्ज सिमिलर होता है दोनों के ऊपर। जो पहले से 7 मौजूद हैं वो भी नेगेटिव चार्ज रखते हैं और जो नया आ रहा है वो भी नेगेटिव चार्ज रखता है। तो वो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक दूसरे को पीछे धकेलता है और उसकी वजह से शेल एक्सपैंड होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़रा बाहर को फैल जाता है, और जब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़रा बाहर को फैलेगा तो उससे रेडियस में इजाफा हो जाएगा, एटम के साइज़ में इंक्रीज़ आ जाएगी। इसीलिए जो एनाइन का आयनिक रेडियस होता है वो उस एटम के एटॉमिक रेडियस से बड़ा होता है, जिससे आप उसको बना रहे हैं। जैसा कि आपने यहाँ देखा कि क्लोरीन का एटॉमिक रेडियस 99 और उसका आयनिक रेडियस 181 पाइकोमीटर तक पहुँच जाता है इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से। जैसे जैसे और इलेक्ट्रॉन दाखिल होते जाएंगे वैलेंस शेल के अंदर और ये नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, मसलन अगर एक इलेक्ट्रॉन दाखिल हुआ है तो -1 चार्ज, 2 दाखिल हुए हैं तो -2 चार्ज, 3 दाखिल हुए हैं तो -3 चार्ज, बाहर वाले शेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन दाखिल हो गए हैं तो -4 चार्ज आएगा। तो जैसे जैसे ये नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये इलेक्ट्रॉन रिपल्शन और इंक्रीज़ करती जाएगी, और उसकी वजह से जो साइज़ ऑफ द आयन है उसमें और ज़्यादा इजाफा होता जाएगा और आयनिक रेडियस जो है वो और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद बात आ जाती है इनके पीरियड और ग्रुप में जो ट्रेंड हैं उस हवाले से। तो ये बात मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताई थी कि जो पीरियड और ग्रुप में ट्रेंड होता है, वो पीरियड और ग्रुप का जो ट्रेंड है वो एटॉमिक रेडियस का भी, आयनिक रेडियस का भी और कोवलेंट रेडियस का भी सेम ही होगा। मतलब पीरियड वाइज वैल्यू डिक्रीज़ करेगी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से, और ग्रुप में ऊपर से नीचे को वैल्यू इंक्रीज़ करेगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ने हैं, शील्डिंग इफेक्ट में इजाफा होना है, इसलिए ऊपर से नीचे को जो आयनिक रेडियस है उसमें इजाफा होता है। तो इसलिए तीनों का ट्रेंड जो है वो पीरियड वाइज और ग्रुप वाइज सेम ही होता है। लेकिन साथ उसने ये बात आपको ज़रूर समझाई है आपकी बुक में कि ये बात याद रखनी है कि जो पॉजिटिव आयंस या कैटाइन के केस में जो रेडियस हम कैलकुलेट करते हैं वो ज़्यादा हम मेटल्स के लिए करते हैं, क्योंकि मेटल्स वो एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल के कि जिनके अंदर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पाई जाती है। तो इसलिए जो कैटाइनिक रेडियस हमने कैलकुलेट करना होता है वो असल में हमने
मेटल्स के हवाले से ही करना होता है, ठीक है। और जो अपना एनाइनिक रेडियस है वो ज़्यादातर ग्रुप नंबर 5A से लेके ग्रुप नंबर 7A तक के जो एलिमेंट्स हैं उनमें हमने ज़्यादा एनाइनिक रेडियस कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि उनके अंदर ज़्यादा टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन पाई जाती है। इसलिए 5वें ग्रुप से लेके 7वें ग्रुप तक के जो एलिमेंट्स हैं उनमें टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से उनके अंदर हम एनाइनिक रेडियस ज़्यादा कैलकुलेट करते हैं, जबकि ये जो हैं मेटल्स, इनके केस में हम कैटाइनिक रेडियस जो है वो ज़्यादा कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि मेटल्स के अंदर टेंडेंसी टू लूज ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद आगे अब जो बात चल रही है वो ये है कि वो कह रहे हैं जी कि कंसिडर करें कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं हमारे पास, ठीक है, जो कि आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए मुत्तहिद हैं और एक क्रिस्टल लेटस जो है वो हमें बनाकर दे रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि आर पॉजिटिव जो है वो कैटाइन का रेडियस है, यानी कैटाइनिक रेडियस है, और आर माइनस जो है वो फ़र्ज़ करें कि एनाइन का रेडियस है, यानी कि एनाइनिक रेडियस है। जैसा कि आप डायग्राम में भी आपकी बुक में देख रहे हैं कि ये उसने आपको 2 आयंस दिखाए हुए हैं। अब आपने अभी थोड़ी देर पहले पीछे पढ़ा था कि एनाइन का साइज़ बड़ा होता है और कैटाइन का साइज़ छोटा होता है, तो इसीलिए आप ये देख सकते हैं कि राइट साइड पे जो बड़ी बॉल है वो एनाइन को रिप्रेजेंट करती है और जो छोटी बॉल है वो कैटाइन को रिप्रेजेंट करती है। अब ये इनके सेंटर्स हैं, तो अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा जो है इसको कहते हैं कैपिटल आर, यानी कि इंटर आयनिक डिस्टेंस। तो ये हो गया इनका इंटर आयनिक डिस्टेंस। और अब आप ज़रा सेंटर से ये थोड़ा सा इसको मेजर करें, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये है एनाइन का रेडियस जिसको आर माइनस कहते हैं, और ये जो इधर वाला है यहाँ तक ये है कैटाइन का रेडियस जिसको आर प्लस कहते हैं। तो ये उसने आपको 2 वैल्यूज़ दे दी कि आर प्लस और आर माइनस जो हैं ये कैटाइन और एनाइन के रेडियस की वैल्यू है, और इंटर आयनिक डिस्टेंस कैपिटल आर जो है क्रिस्टल लेटस के अंदर। अब अगर आप गौर करें तो आप देख सकते हैं कि जो कैपिटल आर होता है वो कैटाइन के रेडियस यानी आर प्लस और एनाइन के रेडियस यानी आर माइनस के मजमुए यानी सम के बराबर होता है। तो कैटाइनिक रेडियस और एनाइनिक रेडियस ये दोनों का यानी कि मजमुआ जो है उसके बराबर बनता है ये कैपिटल आर या इंटर आयनिक डिस्टेंस। वो कहता है पाउलिंग नामी एक साइंटिस्ट जो है उसने इसी तरह कैटाइन के तौर पर पोटाशियम और एनाइन के तौर पे क्लोराइड आयंस जो हैं इनको लेके, तो पोटाशियम क्लोराइड की जो क्रिस्टल लेटस होती है उसमें यही चीज़ स्टडी की थी कि इनका जो इंटर आयनिक डिस्टेंस यानी कैपिटल आर होगा वो पोटाशियम आयन के रेडियस और क्लोराइड आयन के रेडियस के सम के बराबर होता है। मसलन पोटाशियम का जो कैटाइन का रेडियस है वो उसने देखा कि 133 पाइकोमीटर है, और जो क्लोराइड का यानी कि रेडियस है वो 181 पाइकोमीटर है। तो फिर इन दोनों को जमा करें तो इसका मतलब जो इंटर आयनिक डिस्टेंस कैपिटल आर है वो 314 पाइकोमीटर जो है वो बनता है। तो यहाँ से जो रिज़ल्ट फिर निकला उसने कहा जी कि इसका मतलब है कि जो आयनिक रेडियस होता है ये एक एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। ये एडिटिव प्रॉपर्टी का लफ्ज़ आपने मैथ में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। केमिस्ट्री में हम इसको एडिटिव प्रॉपर्टी को यूँ समझेंगे यानी ये वो वैल्यू है जो 2 वैल्यूज़ को जमा करके यानी ऐड करके बनती है। तो इसीलिए हम इसको कहेंगे कि आयनिक रेडियस एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये कैटाइन के रेडियस और एनाइन के रेडियस के सम के बराबर बनती है, और इसी को हम इंटर आयनिक डिस्टेंस यानी कैपिटल आर जो है वो कह देते हैं। तो लिहाजा साइंस की रूह से हम कहेंगे कि फिर आयनिक रेडियस जो है ये एक एडिटिव प्रॉपर्टी है। और वो कहता है पाउलिंग जो था वो एक्सटेंडेड दिस कॉन्सेप्ट टू अदर पोटेशियम साल्ट्स। उसने यही कॉन्सेप्ट जो था इसको सिर्फ KCl के लिए ही इस्तेमाल नहीं किया, उसने इसको दीगर जो साल्ट्स वगैरह हैं उनके लिए भी यही उसने असूल जो है वो अप्लाई किया। एंड कैलकुलेटेड द रेडियाई ऑफ अदर आयंस फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, और उसने इसी रिलेशनशिप से दीगर जो रेडियाई थे वो भी उसने फाइंड किए। मिसाल के तौर पर आप देख रहे हैं कि हम कहते हैं कि कैपिटल आर जो है वो आर पॉजिटिव और आर नेगेटिव के सम के बराबर है। अगर आपको मिसाल के तौर पर कैपिटल आर की वैल्यू पता चल जाए
और आपको इन दोनों में से किसी एक का रेडियस पता चल जाए तो आप उसकी मदद से दूसरे का रेडियस जो है वो निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको कैपिटल आर और आर पॉजिटिव यानी कैटाइन का रेडियस पता हो तो फिर आपने आर माइनस अगर फाइंड करना है तो आप आर माइनस फाइंड कर सकते हैं, इसको उधर ले जाके माइनस कर देंगे यानी कैपिटल आर में से आर पॉजिटिव माइनस कर दें। या अगर आपको कैपिटल आर पता है और आपको आर माइनस पता है और आपने आर प्लस फाइंड करना है तो फिर आप इसको उधर ले जाके माइनस कर देंगे, तो कैपिटल आर में से आप आर माइनस कर दें। तो इस तरह आप एनाइन का रेडियस और कैटाइन का रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको इंटरआयनिक डिस्टेंस यानी कैपिटल आर पता चल जाए और इन दोनों रेडियसों में से कोई एक वैल्यू रेडियस की पता चल जाए तो आप उसकी मदद से दूसरे का रेडियस जो है वो निकाल सकते हैं।